हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायोयो रामलाल आ गया न्यू ईयर में न्यू चैप्टर लेके, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, जिसको हम खत्म करेंगे कल तक। स्टार्ट करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स को। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। पहला सवाल सबसे सिंपल सवाल। नीट में कम से कम 5 बार, 5 बार नहीं बट 3 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है। उठा के देख लेना यूनिट डायमेंशन क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डायमेंशन पढ़े हो ना? हाँ। ग्रेविटेशन पढ़े हो ना? हाँ। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m m/r²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ का डायमेंशन रटना होता है m/L/2। हाँ, एक ही डायमेंशन इसको रटना होता है, वो होता है फोर्स। रटना भी क्या यार, फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर आप चाहो, आपकी इच्छा, बट मैंने फोर्स पर्सनली रटा हुआ है क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। तो क्या मैं जी को लिख सकता हूँ F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर? तो क्या फोर्स का डायमेंशन m/L/2 और आर स्क्वायर का डायमेंशन L2 और नीचे मास का डायमेंशन m स्क्वायर। जब इस मास को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? m/-2 L स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो होगा क्या? ऊपर में ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस है, तो -2 + 1 कितना होता है? -1। तो m के ऊपर -1 आ जाएगा, बचता t है। t तो भाई ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी F r² m² F L m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करते हैं। t ऐसे ही रहेगा। l का देखते हैं। L और L स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो L3 हो जाएगा। तो क्या ये m-1 L3t-2 बन गया? बन गया भाई, बन गया भाई। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है आपको देख के? ये वाला। एक और आइडिया है। जी की वैल्यू सब याद करते हैं। जी की क्या वैल्यू होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ से भी आप डायमेंशन चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। जब यूनिट एंड डायमेंशन का हम रिवीजन करेंगे तब देखेंगे भाई यूनिट एंड डायमेंशन। फील पूरे चैप्टर, सारा फिजिक्स, ऐसे डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन बोलो, फॉर्मूला याद है फटक से। चलो, बहुत हो गई बकवास। मैं अपने वीडियोस में बकवास कम करता हूँ, हालांकि मैं बकवास बहुत कर सकता हूँ, मैं बहुत बातूनी हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि टाइम की वजह से। आज न्यू ईयर था तो थोड़ी सी बकवास बनती थी। स्टार्ट करेंगे अगले सवाल से। अब मुझे एक बात बता दो। दो मास रखा है, एक 80 kg का, एक 1 kg का, और मुझे बताना है इसकी ऊपर फोर्स और इसके ऊपर फोर्स। तो क्या आएगा? तो ये 1:1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है, क्या पता है? हमको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो दोनों मास का मल्टीप्लाई होगा जब फोर्स लिखेंगे, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, तो दोनों कट के एक ही आ जाएगा। इसीलिए मेरा 1:1 आएगा। पता नहीं कैसे लोग इसका आंसर क्लास में गलत दे रहे थे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस, अगर F है वैक्यूम में, अगर दोनों को हमने पानी में डाला सेम डिस्टेंस पे, तो नई फोर्स क्या होगी? तो नई फोर्स F ही रहेगी। क्यों रहेगी? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में क्या लिखा था? फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। दैट्स इट। ये क्वेश्चन बेसिक मैथ में भी कराए थे सर, यहाँ भी हम कर लेते हैं भाई रंगे हाथ। क्या होता है, क्या दिया है, क्या होता है, क्या पूछ रहा है? लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मास है, सबका मास m है, उसको x एक्सिस पे रखा 0 1 2 4, मतलब देखो डिस्टेंस डबल होती जा रही है। 1 फिर 2 फिर 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8। ठीक। तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, ओरिजिन के अबाउट। कैसे लिखेंगे? इसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगी। रुको मैं F नेट करके लिख देता हूँ। F1 लगेगी, फिर कुछ F2 लगेगी, फिर कुछ F3 लगेगी, डैश 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 F1 लगेगी। तो क्या F1 जो होगी वो क्या होगी? G इंटू एक m और दूसरा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच एक का स्क्वायर प्लस G m स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही कितना हो जाएगा? 4 के बाद 8, 8 का स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से जी यम स्क्वायर कॉमन ले लें? तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/4। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/16। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/64 अप टू n तक। तो ये क्या कैसी सीरीज बन गई? ये बन गई मेरी जीबी सीरीज। जीबी सीरीज का सम कैसे लिखा जाता है? आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस
वन माइनस कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो माइनस वन करते हैं या वन माइनस कॉमन रेशियो, वन माइनस कॉमन रेशियो करते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। वन माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो होता क्या है भाई? कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कोई भी सेकंड टर्म ले सकते हैं। तो सेकंड टर्म कितना है मेरा? सेकंड टर्म मेरा 1/4 है, मेरा 1/4 हो गया, फर्स्ट टर्म 1 है, तो क्या मेरा कॉमन रेशियो 1/4 आ गया? हाँ। और मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4 माइनस 1, 3/4 4 चला जाएगा ऊपर। तो क्या इस पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या? इज इक्वल टू 4/3 जीएम का स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकते? तो ऐसा कोई एक आंसर होगा, वो ये वाला है। आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था कि नहीं किया था बताओ? कि ऐसा पॉइंट बताओ, अगर दो मास रखे हैं और दोनों मास का जो रिलेशन है ये इसका n टाइम्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 kg है तो ये 4 kg है। अगर ये कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो रेशियो होता है वो हो जाएगा बड़ा वाला मास डिवाइडेड बाय छोटा वाला मास। आप यही करना, ठीक। अब मुझे बताना है कि मैं इस मास को ऐसी कौन सी जगह रखूं कि इस पे फोर्स मेरी जीरो लग जाए। तो इसका मास स्टार सबको पता है, इसको रटना है। क्या है भाई मास स्टार? एक्स। एक्स जो है वो छोटे मास से डिस्टेंस है, वो होती है r डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n प्लस 1। आप इसको जितना जल्दी रट लेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ये x जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है? वो फ्रॉम स्मॉलर मास से है, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी का एप्लीकेशन टाइप जो हमने इसके पहले सीखा। एक मास m है, दूसरा मास 4m है, तो क्या मेरी n की वैल्यू 4m/m हो जाएगी? m से m कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी? 4। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कहाँ पर होगी, किस डिस्टेंस पर होगी? अगर हम थर्ड मास को रखें तो हम छोटे मास से डिस्टेंस लिखेंगे x, और वो x क्या होगा? r डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे r d है, और n क्या है? n 4 है प्लस 1। तो रूट के अंदर 4 कितना हो जाता है? 2, तो 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू d/3। तो मेरा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया, इसमें पूछ लिया डिस्टेंस बड़े वाले मास से। हम कहाँ से निकालते हैं? छोटे वाले मास से। देखो 9m छोटा है, 25m बड़ा है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ इस बार y डिस्टेंस है, तो y क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू भी ध्यान में रखना, बड़ा वाला क्या है? 25, छोटा वाला क्या है? 9। ये मेरा n हो जाएगा, m से m कैंसिल। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10, और n की वैल्यू कितनी है? 25/9 प्लस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 5 का रूट, 25 का रूट 5, 9 का रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 30/8, और ये मेरा हो जाएगा 15/4। लेकिन ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है क्या? 15/4। तो यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, तो हम 10 से 15/4 को माइनस कर लेंगे, तो 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 35 नहीं, 25 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 6.25 मीटर। आगे चलेंगे एक और लाजवाब सवाल पर, जो कि इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर रहे हैं। अगर आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं समझ में आएगा, इजी लगेगा भाई। मैं ग्रेविटेशन पहले बाद में पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले पढ़ा था, तो उल्टा हो गया। स्टार्ट करेंगे। हमको नेट फोर्स बतानी है मास m पर, एक मास पर दो मास की वजह से, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों की साइड सेम है। तो क्या इसका एंगल ये 60 डिग्री हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये m मास पे इस साइड कुछ फोर्स लगेगी, इस साइड कुछ फोर्स लगेगी? हाँ। कितनी लगेगी ये फोर्स लगेगी G m इंटू m डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। क्या इसकी वजह से भी कुछ फोर्स लगेगी? लेट सपोज करते हैं इसको F1, इसको F2, तो ये कितनी होगी? ये होगी G m डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। या फिर रखते हैं यार, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो अब मुझे दोनों पे फोर्स मिल गई, तो क्या मेरी नेट फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन में कुछ हो जाएगी? हाँ। तो दो वेक्टर का नेट सम 60 डिग्री पर कितना होता है? एफ नेट जो होगा वो √3 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। ये जादू कहाँ से हुआ? ये जादू हुआ वेक्टर से, जहां पर हमने सीखा था कि वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन अगर दोनों सेम हैं तो उसका रिजल्टेंट के बारे में 60 डिग्री पर √3 टाइम्स ऑफ हो जाता है, 120 डिग्री पर सेम एज इट इज हो जाता है। मतलब आर जो है वो √3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा,
और r जो है वो a के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 120 डिग्री पर ये रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा और 60 डिग्री पर r इज इक्वल टू a हो जाएगा जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। हालांकि हम एफ नेट निकाल रहे हैं तो हम वेक्टर एडिशन करेंगे यहाँ पे और हमारा आंसर ये आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू GM² डिवाइडेड बाई a²। सिंपल। आगे चलेंगे। अब देखो कुछ नया नहीं है, इसमें भी वही काम करना है, बस थोड़ा सा एंगल चेंज होगा। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ फोर्स लगेगी, इसकी वजह से यहाँ, तो ये फोर्स जो लगेगा वो लगेगा GM² डिवाइडेड बाई L²। इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, वो भी लगेगा GM² डिवाइडेड बाई L²। अब अगर मैं दो वेक्टर का सम 90 डिग्री पर करता हूँ तो क्या मेरा F डैश √2 टाइम्स ऑफ F आ जाएगा, अगर मैं इसको F बोल दूँ तो। हाँ, तो मेरा एक F नेट इधर आ गया जिसका नाम क्या था, F डैश। अब दूसरी चीज, क्या इसमें मास एक डायगोनल पे भी है? हाँ, इस डायगोनल की वजह से भी एक फोर्स लगेगी और क्या दोनों फोर्स पैरेलल हैं? तो मेरा जो F नेट होगा वो F, मैं इसको बोल देता हूँ F डबल डैश, वो होगा F डैश प्लस F डबल डैश। भाई तूने डायरेक्ट कैसे ऐड किया, क्योंकि दोनों पैरेलल थे तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो F डैश कितना है, F डैश है मेरा √2 टाइम्स ऑफ F और F डबल डैश कितना है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ऊपर चीजें सेम होगी, नीचे जो ये डिस्टेंस है, एक सेकंड, नीचे ये जो डिस्टेंस होती है वो √2 टाइम्स ऑफ L होती है। जीके है भाई, जीके नहीं है भाई, ये बेसिक मैथ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 L का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा GM² डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2L का स्क्वायर L। तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा इस बार GM² डिवाइडेड बाई 2L का स्क्वायर। क्या यहाँ पर F की वैल्यू हमको पता है क्या है, F की जो वैल्यू है वो है GM² डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 2L का स्क्वायर, तो हम एक काम करेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, क्या GM² कॉमन ले लिए डिवाइडेड बाई L²। √2 यहाँ से बचा और हाफ यहाँ से बचा, तो ये मेरा आंसर आ गया नेट फोर्स का। अब चलो अगला सवाल, सेम वैसा ही ट्रायंगल बनाया, 3 पार्टिकल, तीनों कॉर्नर पे रखा, तीनों का मास m है, L जो साइड लेंथ है, A को रिलीज किया, B और C को फिक्स करके इसको मैंने ऐसे रिलीज किया। तो एक्सेलरेशन बतानी है, क्या होती है एक्सेलरेशन होती है फोर्स इज इक्वल टू ma। तो ये F नेट होगा, ठीक, और ये A होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ट्रायंगल की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स निकाला था? हाँ, ये देखो, तो मेरी फोर्स तो आ गई भाई। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए थी, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाल लिया था, √3 GM² डिवाइडेड बाई L² है। अब इसको मास से सिर्फ डिवाइड कर देंगे, जब मास से डिवाइड करेंगे तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, √3 GM डिवाइडेड बाई L²। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन फोर्थ वाला। भाई √2 वाले तो होंगे ही नहीं, √3 वाले में कंफ्यूजन होगी आपकी, इसमें और इसमें। तो ये तो भाई एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही नहीं दे रहा है, ये भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही नहीं दे रहा है। तो सिंपली आप डायमेंशन से भी जा सकते हैं। कैसे, अरे भाई जी का डायमेंशन हमने अभी निकाला m-1 L3t-2, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक m से डिवाइड कर दो L2 से, तो क्या होगा, m से m चला जाएगा, ये L ऊपर जाएगा, तो क्या ये L-t-2 बन जाएगा। हाँ, यही तो होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये दोनों इसका डायमेंशन ही नहीं देंगे भाई। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 3 पार्टिकल, तीनों का मास m है, उनको कॉर्नर पर रखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड जिसका L है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन अनदर पार्टिकल ऑफ मास m, जिसको हमने मिड पॉइंट पे रखा। यहीं पे पढ़ के नहीं चकरा जाना है कि 0, आंसर 0 नहीं, एनी साइड विल बी, किसी साइड के बीच में रखा है, मतलब ऐसे तीनों का मास है, इस पॉइंट पर रखा है भाई, समझे। तो जब इस पॉइंट पर रखेंगे तो क्या होता है, जब इस पॉइंट पर रखेंगे तो हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे, कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जब इस पॉइंट पर रखेंगे तो कहाँ कहाँ से और कितनी फोर्स लगेंगी। ये देखो, ये वाला जो है मास, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल m लेट सपोज करता हूँ, स्मॉल m मास रख रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ फोर्स लगेगी, यहाँ से, दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे से कैंसिल कर देंगी, और ये वाला मास कुछ फोर्स लगाएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है √3/2L, ये डिस्टेंस होती है अगर इसका साइड L है तो। ये कैसे किया भाई, जाके सेंटर ऑफ मास देख के आओ, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक देख के आओ, पूरा मैंने एक क्वेश्चन में तो पूरा इसको एक्सप्लेन किया है कैसे, ठीक। तो आप याद रख लीजिए, माइंड में लोड डालने की जरूरत नहीं है, जिस चीज़ पर लोड डालना रहता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अपनी बायो की शक्ति लगाओ और इसको याद कर लो, ठीक, मुझे पता चल गई। अब इन दोनों के फोर्स कैसे लिखेंगे, तो सिंपली GM m ही रखा, मान लो स्मॉल मास, क्योंकि इसमें सब में m² है, ठीक है। तो मैंने
स्मॉल मास नहीं, वही मास रखा, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, √3/2 L का होल स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तब क्या आ जाएगा, तब gm का स्क्वायर नीचे 3 L स्क्वायर 2 दूनी 4 जो कि ऊपर चला आएगा, और ये मेरा 4/3 ये ml स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये वाला ऑप्शन सही है? हाँ बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास इक्वल है, वो मूव कर रहे हैं सर्कल में, और ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। अब देखो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैसे लगेगा, ये ऐसे यहाँ पर भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन ये डायगोनली रेडियस के डायमीटर के अबाउट ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सेंट्रल फोर्स होती है और वो अपने लाइन के अबाउट ही लगती है, इसीलिए। तो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर हो जाएगी? हाँ। इनको चलाएगा कौन? कौन चलाएगा इनको? इनको चलाएगा एक फोर्स जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में पढ़े, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सेम वैल्यू होती है, ठीक। अब लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए उसको कोई ना कोई एनर्जी देता है, जैसे जैसे कोई उसका रोल अदा करेगा। जैसे सिंघम मूवी में अजय देवगन ने रोल अदा किया था सिंघम का, वैसे ही यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल अदा करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसीलिए लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, g m का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पर मैंने 2r क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर रेडियस लेते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, इसीलिए। तो क्या मेरा एक m से एक m चला जाएगा? हाँ। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ gm, नीचे 2 दूनी 4 r का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ओमेगा लिखूँ एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हो जाएगी gm/4r का क्यूब। हाँ, तो मैं एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकता हूँ रूट के अंदर gm/4r का क्यूब। तो क्या यहाँ से मैं टाइम पीरियड 2π/d लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि भाई इसकी वैल्यू ये होती है, तो gm/4r क्यूब। तो यहाँ से टाइम पीरियड हम लिख देंगे सिंपली 2π, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये 4r क्यूब डिवाइडेड बाई gm आ जाएगा। ये मेरा टाइम पीरियड है, आई थिंक ये py है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो फोर्स लिखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये पॉइंट यहाँ है, अरे भाई ये क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है। फोर्स तो ऐसे ही लिखेंगे ना, G कैपिटल M, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r है, स्मॉल m m0 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आगे चलेंगे, ऐसे ही देखो लिखा है, लेकिन जब m0 मास को सेंटर पर रख देंगे तो उस पर फोर्स 0 लगती है, इस बात का ध्यान रखना। क्या? सेंटर पर फोर्स सॉलिड स्फीयर में 0 लगती है। अब आगे चलेंगे, अब अगर इसको सरफेस पर रखा तो जो स्मॉल r था वो r के बराबर हो जाएगा और फोर्स ऐसे लिखी जाएगी। लेकिन जब मेरा मैंने एक यहाँ पर मास रखा, तब फोर्स क्या लगेगी, अर्थ के सेंटर पर रखा तो 0 लगा, अर्थ के एक पॉइंट पर रखा तो क्या लगेगी, तब भी यहाँ पर फोर्स 0 ही लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अब देखो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको d डिस्टेंस पर रखा, एंड के एक रॉड जो इक्विलिब्रियम, एक रॉड के जिसका लेंथ l था, जिसका मास m था, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट gmm/r² नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए वैलिड है, एक पॉइंट मास के लिए, एक स्पेरिकल बॉडी के लिए। क्या ये पॉइंट मास है? नहीं। क्या ये स्पेरिकल बॉडी है? नहीं। एक तो पॉइंट मास है, ये दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक छोटू सा मास यहाँ पे काट लूँ, एकदम पॉइंट मास जैसा, तब तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, तो छोटू सी मास की वजह से मान लो ये डिस्टेंस जो है वो x लिया, छोटू सी मास की वजह से छोटू सी फोर्स आएगी जिसका नाम क्या होगा, df। तो df क्या हो जाएगी, g स्मॉल m इंटू छोटा सा मास जो है dm, छोटा सा मास dm। अब इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि रोटेशन में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। जो लैम्बडा होता है वो मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो छोटा सा मास होगा वो मेरा क्या होगा, लैम्बडा इंटू छोटा सा डिस्टेंस dx। तो क्या मैं dm की जगह पर ये लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते ब्रदर, लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये मेरा m/L है, तो क्या हम m/L इंटू dx लिख दें? लिख दें। तो क्या मैं उस पूरे dm की जगह पर अब ये लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल m इंटू क्या लिखेंगे, कैपिटल M और क्या है dx डिवाइडेड बाई कैपिटल L, और एक x स्क्वायर पहले से है।
अब ये मेरा डी एफ है। अब हम एक काम कर सकते हैं, अब हम बिंदास इंटीग्रेशन करके फोर्स निकाल सकते हैं। डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे, एफ आ जाएगा। अब बड़ी बात है लिमिट की। लिमिट क्या पुट करोगे? एक्स क्या था? एक्स था छोटे से मास, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? इसका मिनिमम डिस्टेंस तो जब हम रॉड पे जाएंगे तो डी होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा भाई? मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा डी प्लस एल। यहाँ तक डी, यहाँ तक एल। तो इसकी जो लिमिट है वो रखेंगे हम डी से डी प्लस एल तक। तो जब हम इसको लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है मुझे एक बात बता दो। जी एम कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, एल कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आता है। आ जाओ भाई बाहर। इंटीग्रेशन में बचेगा क्या? यम, सॉरी यम नहीं, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे? एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। तो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन हो जाएगा। पावर नीचे लाएंगे तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा क्या? इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख देते हैं। तो मेरी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या? माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स। लिमिट क्या लगी है? डी से डी प्लस एल। अब हम एक्स की जगह पर डी प्लस एल को पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, हम पहले लिमिट पुट करते हैं। तो माइनस वन डिवाइडेड बाई डी प्लस एल माइनस, माइनस क्यों दो बार माइनस किया? क्यों दो बार? एक बार जब बड़ी लिमिट से छोटी लिमिट को घटाने वाला माइनस, एक बार इसका पर्सनल माइनस। तो ये मेरा वन बाई डी हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या? माइनस डी डी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एल प्लस वन डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। हाँ, जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वन है, वन वन वन, ये डी है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस डी प्लस एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस एल हो जाएगा। एक डी से एक डी जाएगा, और ये एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस एल बचेगा। तो क्या ये मेरी वैल्यू आ गई? हाँ। तो मेरा जो आंसर है वो जी एम एम डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस एल आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। अब इसको हम लगाएंगे एम आर स्टार से वेरीफाई। पहला चीज़ एम आर स्टार डायमेंशनली ऑप्शन वेरीफाई कर लेना। डी मल्टीप्लाई बाई डी तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जी एम एम अपॉन नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। दूसरा, अगर जो एल है उसका लेंथ जीरो हो जाता तो ये क्या पॉइंट मास जैसा बन जाता? हाँ। तो जब ये पॉइंट मास जैसा बन जाता तो क्या मेरा आंसर जो है वो जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ही हो जाता, क्योंकि हम थोड़ा भी आगे जाते ही नहीं हमको पॉइंट मिल जाता। तो ये इसका दूसरा मास्टर था। इस साल सर ने नहीं बताया, लास्ट ईयर बताए थे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज की 50% की। तो मेरी जो डिस्टेंस है वो 50% बची। तो आर फाइनल जो है वो आर इनिशियल की 50% है। तो 50 क्या है? परसेंट है। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो यहाँ पर आर इनिशियल हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये आर इनिशियल बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या बताना है? फोर्स में चेंज बताना है। तो एक है प्रॉपर मेथड, एक है जो सर ने तरीका बताया था, कौन से चैप्टर में? वर्क एंड पावर में। तो हम वर्क पावर वाला मेथड लगाएंगे, चुटकी में आंसर पाएंगे। हमको बताना क्या है? हमको बताना है कि चेंज कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। आर मेरा आर बाई 2 हो गया है, तो आर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4। तो क्या मेरी जो फोर्स है वो आर कम हुआ है, तो फोर्स मेरी 4 टाइम कम हो जाएगी। भाई आर को आधा हो गया है, एक सेकेंड, आर आधा हो गया है तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ गई। जब फोर्स 4 टाइम बढ़ी, इसका मतलब ये परसेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 400% बढ़ गई। तो ये इतनी हो गई। इंक्रीज कितनी हुई? फोर्स पहले हम 100 मान लेते हैं, अगर हम 100 पहले मानते हैं, स्टैंडर्ड है 100, तो 300% का इजाफा हुआ है। तो 300% मेरी फोर्स इंक्रीज हुई है। देखो 300 भी ऑप्शन में भी है, 400 भी है, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगर डिस्टेंस को 300% बढ़ा दिया, अगर डिस्टेंस को 300% बढ़ा दिया तो इंक्रीजेस बाई, देखो बाई लिखा है, 2 नहीं लिखा। अगर 2 लिखता तो जो आर फाइनल है वो डायरेक्ट 300% हो जाता आर इनिशियल का। लेकिन बोला क्या है? 300% से बढ़ाया है, तो आर फाइनल होगा आर इनिशियल प्लस 300% ऑफ आर आई, और ये हम आर इनिशियल को मान लेंगे 100। तो ये कितना टोटल हो गया? 400%।
तो जब परसेंट हटाएंगे तो 4 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि फोर्स 4 गुना रेडियस 4 टाइम्स बढ़ी है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। फोर्स बढ़ी है तो रेडियस बढ़ी है तो फोर्स पक्का है कम होगी। कितना कम होगी, 4 टाइम 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, तो 16 टाइम्स मेरी फोर्स कम होगी। अब 16 टाइम्स को मैं जब परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो f डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 25, 4 छंग 24, 6.25 क्या आ गया मेरा, इतना टाइम्स फोर्स इतना परसेंटेज हुआ, इतना मतलब कम हुई फोर्स परसेंट में, तो 6.25% टाइम फोर्स हो गई, सॉरी हो गई। तो डिक्रीज कितना की, क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेंज पूछा है। तो पहले 100 रही होगी, हो कितनी गई 6.25, तो चेंज कितने का हुआ 93.75 का चेंज हुआ, इतनी बिकम, इतना हो गई, इतने का चेंज हुआ। ठीक, आगे चलेंगे। दो बॉडी है, दोनों का मास इक्वल है और डिस्टेंस पे रखा है। क्या किया, पहले इनिशियल वाला ले लेते हैं। मान लो इसका 100% था मास, इसका भी 100 था, फिर 20% मास ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास कितना मास बचा 80%, इसके पास कितना हो गया 120%। अब मुझे बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में कितना होगी। तो इनिशियली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो सिंपली होगी एफ जी एम का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, लेकिन हमको क्या बताना है, हमको फाइनली बताना है। तो जो फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो जी यम का स्क्वायर, अगर हम इसको इंटीजर में करें तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ये कट गया, तो ये क्या 4/5 हो जाएगी, हाँ 4/5 या 8/10 ही रहने दो, आसान होगा, और ये 12/10। तो क्या मैं यहाँ पर 8 10 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 12/10 हो जाएगा, और नीचे एक आर का स्क्वायर। क्या ये वाली वैल्यू मेरी किसके बराबर है, देखो देखो देखो, एफ इनिशियल के। तो एफ इनिशियल जो है 12 अट्ठे 96, 10 दहान में 100 हो गया। तो क्या मेरी फाइनल वाली फोर्स वो मेरी एफ इनिशियल की 0.96 हो गई, क्या 0.96 टाइम्स हो गई। लेकिन अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूं तो एफ फाइनल जो है एफ इनिशियल की 96% हो गई। तो कम कितनी हुई वो बताओ भाई। तो कम करने के लिए 100 में से 96 घटाएंगे, मान लेंगे पहले 100 थी अब 96 है, तो कम हुई कितना 4% से, तो 4% से डिक्रीज हुई, ये मेरा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मिलेगा। एक मास है जिसको दो पार्ट में तोड़ा, एक मास है जिसको दो पार्ट में तोड़ा, m1 और m2, तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कब होगी। तो आप इस बात को याद रखिएगा, दोनों का मास जब बराबर होगा दूसरे के, मान लो ये 5 kg है और ये भी 5 kg है, तभी दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल M बराबर, अगर दोनों का मास सेम मान लेता हूँ तो m प्लस m हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m, तो कैपिटल M जो है वो 2m हो जाएगा स्मॉल m। ठीक, तो ये वाला सही है, ये गलत है, ध्यान रखना इस बात का। एक मिनट, हाउ m1 एंड m2 आर रिलेटेड, ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों को m1 और m2 के बीच में रिलेशन बोला है। कुछ ऑप्शन में करेक्शन है, बट ये सही वाला ऑप्शन टिक किए थे तो मैं ये भी यही टिक करूंगा। आगे करेंगे। अब देखो, जब कोई बॉडी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, या परफेक्ट हेक्सागोन हो, या परफेक्ट पेंटागोन हो, तो अगर यम मास यहाँ रखा, यम यहाँ रखा, यम यहाँ रखा, यम यहाँ रखा, सब के कॉर्नर पर यम 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 रखा, यम 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 रखा, और सेंटर पर एक मास रख के यहाँ पर फोर्स पूछे, तो जो नेट फोर्स होगी वो सब में 0 होगी, इस बात का ध्यान रखना। और सारे कॉर्नर पर मास होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना। ठीक, अब देखो यही चीज़ में बताया है, नेट फोर्स 0। अब लेकिन व्हेन ओनली 3 कॉर्नर पे मास है तो नेट फोर्स बताओ, तब क्या करेंगे, एक फोर्स इसकी वजह से इस पे लगेगी, इसकी वजह से इस पे लगेगी, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोई मास ही नहीं है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर जो सरल है मैं वही बताऊंगा, तो इनका कोई वजूद ही नहीं बचा, तो इसके बीच की जो फोर्स है वो हो जाएगी GMM। इस पूरे की डिस्टेंस होती है, अगर मैं साइड लेंथ L ले लेता हूँ तो √2L, बट आधे की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा √2L डिवाइडेड बाई L का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो भी आएगी देख लेंगे। ये देखो हेक्सागोन है, तो इस पे मास जो मेरा है वो 0 होगा, क्योंकि सब पे मास है। लेकिन जब एक मास हटा देंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पर एक काम होगा। कौन सा काम, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर चार्ज की तरह एक प्लस m मानेंगे, एक माइनस m। तो क्या प्लस m की वजह से
जितने भी प्लस एम है सबकी वजह से जो नेट फोर्स आएगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये कैसा बचेगा, ये ऐसा बचेगा, यहाँ पर एक कैपिटल एम है और यहाँ पर माइनस एम है सिर्फ। और मुझे बताओ इसकी साइड लेंथ एल है अगर, तो ये भी एल होता है, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, डायग्राम पे मत जाना। तो क्या ये सारे मिलके एक हेक्सागोन बनाते हैं? हाँ, ऐसे 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 ऐसे, और ये बनता है मेरा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मेरा डायग्राम गलत है, ध्यान मत देना, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी एल होगी, तो सिंपली हम लिख देंगे जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। सिंपल। एफ नेट जो होगा, जो मेरा एफ नेट होगा, ये प्लस चार्ज की वजह से था, ये माइनस की वजह से है। आगे चलेंगे। ये हमारा आखिरी सवाल और सबसे बेजोड़ सवाल है। क्यों? क्योंकि ये सर ने होमवर्क दिया था। अब देखो हेक्सागोन है, सॉरी पेंटागोन है, तो पेंटागोन पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि 4 मास दे दिया है, अब बोल रहा है बताओ निकालो सर बताएं। तो एक माइनस एम मान लेंगे, एक प्लस एम, तो प्लस एम की वजह से जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब यहाँ पर एक माइनस एम बचेगा, और इस सबको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, ठीक। अब मुझे एक बात बताना, क्या इसका जो एंगल होता है ये यहाँ पे ज़्यादा मोटा हो गया, टाइम वेस्ट होता है यार। ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो क्या ये टोटल एंगल 360 होगा? हाँ, तो एक का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक का एंगल 72 डिग्री है, मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल, बना लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक का एंगल 72 है, मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डालूँ तो क्या ये 36 डिग्री हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा 36। क्या हमको ये साइड पूरी पता है? पता है भाई, ए दिया है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? ये वाली साइड मेरी a/2 होगी, ये 36 है, और हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच फोर्स निकालना है। तो सिंपली फोर्स जो होगी वो हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम। दिक्कत अब आएगी भाई, क्या दिक्कत आ रही है बरखुरदार? दिक्कत हमको ये आ रही है कि हमको ये वाली लेंथ नहीं पता। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हम इसको ऐसे निकालेंगे कि ये मेरा परपेंडिकुलर मैंने एकदम सीधा खींचा है भाई, ये 90 है, ये 36 है, ये भी कुछ 36 नहीं होगा यार। तब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मे बी आई एम रॉन्ग, ध्यान देना इस बात को, बट मैथड ठीक है, मैथड देखो तुम। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन 36, क्या होगा? अपोजिट, अपोजिट क्या है? a/2 अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमको निकालना है, तो ये हम x मान लेते हैं। साइन 36 की वैल्यू लगभग हम साइन 37 के बराबर ही लेंगे। साइन 37 की वैल्यू 1000 बार निकाल चुके हैं, 3 4 5, साइन 37 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो ये 3/5 इज इक्वल टू a/2x हो जाएगी, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5a/3 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5a/3 का होल स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा 9 नीचे 25 a स्क्वायर। मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। आप कमेंट करना आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो। तब तक के लिए ओके बाय।